एक बात जानने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं कि केदारनाथ में 6 महीने में कितनी कमाई होती है। तो मैं अपना भी बताऊंगा और लोगों को भी बताऊंगा, लेकिन और लोगों का मैं श्योर ये नहीं बता सकता कि 100। अभी मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल में। आज मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि गांव में जाकर आप ना अलग अलग जगह दिखाओ, तो वही सोच रहा हूँ मैं। और जैसे शादी वादी फ्री हो जाएगा, 15 दिसंबर से अंधेरा महीना शुरू हो जाएगा, पोष महीना, तब शादियाँ नहीं होंगे 1 महीने तक। तो उस दौरान मैं घूमने जाऊँगा ऑफकोर्स। तो आज इसने बनाया है जी पुलाव, और इसकी बेटी सो रखी है अंदर, और पुलाव के साथ मक्खन है। तो मक्खन में लाता हूँ। तो ये है भाई घर का मक्खन। अगर किसी ने घर का मक्खन खाया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए भाई। तो भाई मैं हो चला हूँ रेडी श्रीनगर से घर जाने के लिए, और अभी टाइम है शाम के 3:14 और मुझे 2 घंटे में पहुँचना है अपने घर की तरफ। ठीक है भाई। ओ ये आ रही है भाई, मुझे सुन लिया, मुझे मिस कर रही है शायद। चल चल गेट खोल तो आगे, तब तक जा। स्ट्रॉन्ग तो है। ठीक है, ओके बाय। एक्चुअली मेरे को जुकाम था, इसलिए वो छोटे के पास में जा नहीं सकता था, तो आज ही मेरे को घर जाना पड़ा। तूने मुझे एक चीज़ नहीं बताई जाते जाते। क्या? गिफ्ट के बारे में। कौन सा गिफ्ट? हाँ गिफ्ट का बताऊंगा मैं, जल्दी ऑनलाइन बताऊंगा। अरे ऑनलाइन क्या मतलब है इसका? चल ठीक है तब। ओके बाय। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ गांव में, और ग्लव्स जो है मैं रूम में ही भूल गया, और पूरे हाथ ना ठंडे हो गए भाई। और आजकल तो रात बहुत जल्दी पड़ रही है, छोटे हो गए दिन, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई भाई। गांव की तुलना में श्रीनगर में अच्छी खासी गर्मी है, जबकि गांव में आते ही ऊखीमठ में पहुंचते ही यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होने लगती है, और हाथ काम करना बंद कर दिया भाई मेरे हाथों ने। और अभी एक बार सीधे चलते हैं गांव की तरफ। गांव में सारी दुकानें बंद हो गई है, और यहाँ पर तो भाई 6-7 बजे ही पूरा क्लोज हो जाता है दुकानें, या फिर लोग खाना वाना भी खा लेते हैं गाँव। अरे ये क्या हो गया भाई, हमारे गांव का सबसे बड़ा जो पेड़ था वो टूट गया भाई। ये देखो, ये कभी हमारे गांव का सबसे बड़ा पेड़ हुआ करता था, और ओए कुछ देख लिया इसने शायद। देखो पूरा रास्ता भी ब्लॉक हो गया है, और ये टूट भी गया है। फिर आराम से आराम से आराम से तो कैसे जाए। अरे भाई भाई भाई, ये देखो जी, माय गॉड। ये देखो जी, इस पेड़ के ना अलग अलग पीस कर दिया गया है मशीन से, ये देखो। तो भाई मैं आ गया हूँ घर में, और घर में आके अच्छा लगा। और यहाँ पर है मम्मी, और मम्मी के लिए लाया था मैं मोमोज। मम्मी के फेवरेट है भाई मोमो, और ये मम्मी के लिए मेले से तोहफा मिला था, और मैं पी रहा हूँ अभी चाय। और मोमो फेवरेट है भाई। सॉरी क्या हुआ? एक तोहफा के लिए सॉरी। एक तोहफे के लिए सॉरी, और जिसको ये सॉरी जिसके लिए सॉरी बोल रहे हो वो समझ जाए। तो दूसरा बॉक्स में मेरे पास जो अभी नहीं खुलेगा, कुछ वक्त बाद खुलेगा, पर उसको मैं लेकिन किसी को नहीं दूंगी। हाँ ये भी तोहफा है, इसको मत देना किसी को, है ना। हाँ किसी को नहीं दूंगी, पक्की बात है ये। हाँ ये के लिए तो सॉरी है भाई। हाँ उसके लिए सॉरी। बाकी चाय वाय पी के फिर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे थंबनेल में आपने देख ही लिया है, कि केदारनाथ की मेरी इनकम कितनी है, या इस प्रकार के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है, तो मैं सब बताऊंगा, लेकिन चाय वाय पीने के बाद, अपने रूम में जाने के बाद।
मैं अपना दूसरा फ़ोन बाइक पर ही भूल गया जिससे मैं मैप देखता हूँ, टाइम देखता हूँ और घर में आके याद आ रहा है भाई मेरे को। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गांव में और बाइक से फ़ोन लेने। तो भाई मैं पहुँच गया गांव के स्टेशन पे जहाँ पर सारी गाड़ियाँ हैं। मेरी गाड़ी है ये। तो हाँ, इस बार तो है भाई फ़ोन। ठंडा हो रखा बेचारा। रोड मैप वैसे क्या वैसे है। ओके, तो ये गांव की अच्छी बात है, यहाँ पर किसी को किसी के से कोई ज़्यादा मतलब नहीं। अभी कुछ और भी लोग आए थे गाड़ी वाले, तो उन्होंने बोला कि होगा किसी का। तो मैंने कहा तुमने मेरा फ़ोन देखा? बोला कि हाँ देखा तो था। तो मैंने कहा निकाला क्यों नहीं? तो फिर बोल रहे कि हमने सोचा यार किसी और का होगा, क्या पता। मैंने कहा अच्छा क्या तुमने, तो ये अच्छी बात है। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने रूम में और सभी लोग एक बात जानने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं कि केदारनाथ में 6 महीने में कितनी कमाई होती है। तो मैं अपना भी बताऊंगा और लोगों का भी बताऊंगा, लेकिन और लोगों का मैं श्योर ये नहीं बता सकता कि 100% यही सच है, लेकिन एक अनुमानित एस्टिमेट में बता सकता हूँ कि कितने तक लोग कमा सकते हैं, किस कैटेगरी के लोग कैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे कैंप है, दुकान है नीचे बेस कैंप, तो वहाँ का मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ कैंटीन और कैंप का। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है 3-4 लाख का, तो ऑफकोर्स मैं वहाँ से दोगुना तो कमा ही सकता हूँ, है ना। और साथ में खुशी इस बात की होती है कि मेरे साथ जो भी काम करते हैं उन सबको देने के बाद मेरे पास कुछ बचता है ना। और ये अच्छी बात है कि केदारनाथ में जो जाता है, जो पैसा खर्च करके थोड़ा कुछ कमाने की सोचता है, उसको भोलेनाथ थोड़ा बहुत दे ही देता है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई आप बिल्कुल लॉस में चले जाओ। बिल्कुल लॉस में वही जा सकता है जो अपने काम पूरी ईमानदारी से न करें, अपने काम में 100% ना दे, या तो कुछ गद्दारी खुद के साथ खुद ही करें, या फिर कुछ ऐसे कृत्य करें जो शायद नहीं करना चाहे, तो शायद उनको थोड़ा लॉस हो सकता है, बाकी किसी को भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है। और फिर बारी आती है जिनके होटल रूम वगैरह हैं, है ना। तो रूम में देखो यार, जितना प्रॉफिट है उतना ही खर्चा भी है। रूम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जब केदारनाथ जाओ तो आपने लॉक खोलना है और सीधे यात्रियों को लगा देना है पैसे लेकर, ऐसा नहीं होता है। जब भी कपाट खुलते हैं, तो जब ऊपर जाते हैं तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब कि रूम की हालत बहुत ख़राब रहती है, क्योंकि पूरे 6 महीने बंद रहते हैं, वो भी ठंड में, बर्फ़ में। फिर रूम की साफ़ सफाई करनी होती है, वहाँ के कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, बिजली ठीक करनी होती है, बिजली लानी पड़ती है। और उसके बाद बाथरूम, सबसे ज़्यादा खर्चा बाथरूम पे ही आता है। गीजर ठीक करना पड़ता है। पानी वानी जो टंकी होती है ना, वो भी ख़राब हो चुकी होती है, वो भी ठीक करवानी पड़ती है। तो खर्चा बहुत है रूम पे, और हर महीने आता रहता है, क्योंकि रूम में बहुत प्रकार के लोग आते हैं। बहुत लोग तो ऐसे रहते हैं जो सुबह से शाम तक गीजर होने ख़राब हो जाता है गीजर, तो उससे भी खर्चा बहुत आ जाता है। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कैंप या दुकान के मामले में रूम पर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट है ना। तो रूम वाले अच्छे खासे कमा देते हैं, यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट हो, उसका 2 दिन मतलब डबल भी कमा सकते हैं ना। अच्छी खासी कमाई है। बाकी बात है दुकान। तो दुकान पर भाई कुछ प्रॉफिट नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए शायद केदारनाथ में दुकान खोले हुए, कुछ प्रॉफिट नहीं है। अब फिर आप लोग बोलेंगे कि फिर तूने क्यों दुकान खोली हुई है? तो मैंने क्यों दुकान खोली हुई है कि मुझे वहाँ पर अटेंडेंस देनी है, मुझे आप लोगों से भी मिलना है, और उसके लिए मुझे एक वजह चाहिए कि जहाँ पर मैं बैठ सकूँ, है ना। जहाँ पर आप लोग आए, मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूँ। इसलिए मैंने इस बार दुकान खोली, लेकिन अगली बार शायद ना खोलूँ, लेकिन खोलूँगा ज़रूर, लेकिन छोटी ही खोलूँगा, है ना। तो दुकान में कुछ प्रॉफिट नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नीचे से हमें माल बहुत महंगा पड़ता है। ऊपर अगर हमने चाय का प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया, 40 रुपये कर दिया, तो हमारी बदनामी हो जाएगी।
केदारनाथ में वैसे ही 100 की बोतल या 80 की बोतल जब हम बेचते हैं पानी की तो बदनाम हो जाता है पूरा केदारनाथ की, भाई महंगाई बहुत है। लेकिन इसके पीछे अगर आप कारण देखें तो अनेक कारण हैं, मतलब लिटरली बताऊं तो केदारनाथ में महंगाई नहीं है, बल्कि अगर आप बोलना चाहें महंगाई का है तो मैं बोलूँगा गौरीकुंड सोनप्रयाग में बहुत महंगाई है। केदारनाथ की तुलना में तो नीचे बहुत महंगाई है, क्योंकि नीचे भी 20 रुपये या 30 रुपये 20 रुपये या 15 रुपये की आपको चाय मिल जाएगी सोनप्रयाग या गौरीकुंड में, वो भी उतनी अच्छी नहीं कि हम पैसे दे सकें। मैंने खुद पी है, खुद इसलिए बता रहा हूँ। अब केदारनाथ में 30 रुपये की चाहिए। केदारनाथ और गौरीकुंड में 22 किलोमीटर का फासला है, 3000 का एक खच्चर पड़ता है, और ऊपर आते आते गैस 5000 की हो जाती है। उस्ताद की सैलरी 25,000 या 20,000 के बीच रहती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ वैलिड है, मतलब कि गौरीकुंड में 15 रुपये की चाय वैलिड है, केदारनाथ में 30 रुपये की चाय वैलिड है। मुझे तो लगता है कि गौरीकुंड, अगर आप ये बोलते हैं कि महंगाई है तो केदारनाथ में 30 की ओके, लेकिन गौरीकुंड या सोनप्रयाग में थोड़ा सस्ते होने चाहिए, ताकि ऊपर वालों को ऐसा भी ना लगे कि यार कहाँ लूट मच रही है ना। तो केदारनाथ में बिल्कुल भी दुकान में या कैंटीन में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो शायद मैं ये मान सकूं कि प्रॉफिट है, अदरवाइज कोई प्रॉफिट नहीं है। और बहुत लोग तो इसलिए भी दुकान कर लेते हैं वहाँ पे कि उनका अपना खाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो वहाँ 6 महीने रहता है उसका बिल बैठता है सुबह शाम के खाने का 60-70 हज़ार या उससे भी ज़्यादा, है ना। तो बाकी दुकान में कोई प्रॉफिट नहीं है। कैंप में प्रॉफिट है, कैंप का मैं बोल सकता हूँ कि कैंप में अच्छा खासा पैसा बन जाता है अगर किसी के प्रॉपर कैंप लगते हैं। अगर किसी के पास 10 कैंप हैं, माना इन केस नहीं रहते हैं इतने, 10 कैंप हैं और लगते हैं डेली, तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और एक आध साल वो चल जाते हैं। तो कैंप में मैं कह सकता हूँ कि चल जाता है लोगों का, और इसीलिए मैं भी थोड़ा वहाँ रहने की हिम्मत कर पाता हूँ। जो मेरे साथ काम करते हैं लड़के, उनको देने की हिम्मत कर पाता हूँ, अदरवाइज़ तो यार मुश्किल था, है ना। तो केदारनाथ में इस प्रकार की गंभीर समस्याएं हैं, और अगर आपको लगता है ये सब देखकर कि हाँ प्रॉफिट तो है, कि हमें भी खोलना चाहिए, तो आप थोड़ा इस भावना को निकाल दीजिएगा, इस विचार को निकाल दीजिएगा कि आप केदारनाथ में बिजनेस कर पाएंगे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे 3 वजह हैं। पहली वजह ये है कि आप यहाँ के लोकल नहीं हो। दूसरी बात कि केदारनाथ है, केदारनाथ शहर नहीं है और वहाँ पर रहना खाना थोड़ा मुश्किल है। तीसरी बात कि वहाँ पर धैर्य की बहुत ज़रूरत होगी, जो आम तौर पर केदारनाथ आने वाले किसी में नहीं है। क्योंकि अब इनका मैं थोड़ा बता देता हूँ जूम करके, है ना। लोकल क्यों चाहिए होगा आपको, गवर्नमेंट भी तब तक ज़मीन अलॉट नहीं करेगी जब तक आप लोकल नहीं है, और आप खरीदने की हिम्मत नहीं करोगे। क्योंकि अगर मैं अपना एक टुकड़ा बेचना चाहूँ, बेचना मतलब किराए पर, रेंट पर, वो भी 6 महीने के लिए, तो 5 या 10 लाख में मतलब दिया जाएगा। वैसे अब तो मुश्किल है देना, लेकिन पहले के लोग देते थे 5 या 10 लाख, और उतना प्रॉफिट होगा आपको। आप पहले ही फिक्स कर लो कि हाँ यार होगा कि नहीं होगा, तो आप इसी डर में पहली बात तो लोगे नहीं। दूसरी बात कि आप सिर्फ 2 दिन के लिए केदारनाथ आते हो तो आपको ठंड लग जाती है, आप बीमार हो जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप 6 महीने वहाँ सर्वाइव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मना करूँगा, है ना। और तीसरी बात धैर्य, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप केदारनाथ में टिक नहीं पाओगे, चाहे वो भक्ति के मामले में हो, चाहे वो फाइनेंशियल पैसों के मामले में हो, है ना। अभी मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि हर कोई जो केदारनाथ में यात्री आता है वो एक ही चीज़ बोलता है कि केदारनाथ में व्यवस्थाएं बढ़िया नहीं है, और मंदिर में तो बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था नहीं है, मतलब हमें अंदर जाने में बहुत वक्त लगा। धैर्य नहीं है लोगों के अंदर। एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है केदारनाथ मंदिर में, मुझे लगता है कि लोगों को दिक्कत है वीआईपी कल्चर से, लोगों को दिक्कत है इतनी भीड़ भड़ाके से। तो यार एक चीज़ बताओ, भीड़ भड़ाका कौन कर रहा है? आज से 15 साल पहले अगर मैं पुरानी बात करूं तो इतनी भीड़ भड़ाका नहीं था। वर्तमान में इतना भीड़ भड़ाका क्यों है? ये भीड़ भड़ाका करने वाले हम हैं, और वीआईपी को प्रमोट करने वाले भी हम हैं, वहाँ का लोकल नहीं है। आप जो बाहर से लोग आते हैं वही वीआईपी
को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब हर किसी के अंदर पैसों का एक घमंड है, घमंडी बोलूँगा मैं उस चीज़ को, जो पैसों से भगवान को खरीदने चले वो घमंडी कहलाता है। और अगर आपने 5,000 या फिर 1,500 का टिकट लेकर वीआईपी लाइन से अंदर अगर आप जाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। तो आप क्या भगवान को मतलब पा पाओगे? बिल्कुल नहीं पाओगे भाई तुम। मतलब कि जो मज़ा मुझे लगता है कि मतलब नॉर्मल लाइन पर करने में है दर्शन, वो यार है ना, अलग ही मज़ा है उसका। तो धैर्य नहीं है, और बिजनेस में तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आपका फ़ायदा ही होगा। क्या पता आपके कैंप में कोई रुके ही ना, क्या पता आपकी दुकान में कोई बैठे ही ना, क्या पता आपके कैंप को चूहे काट ले, क्या पता आपका सामान खराब हो जाए है ना, कुछ कह नहीं सकते बिजनेस का। इसलिए अगर आपके अंदर धैर्य है, आपका माइंड सेट ये है कि भाई हम जा तो रहे हैं लेकिन ये है कि लॉस भी हो सकता है, इसलिए माइंड को ऐसा सेट रखना है कि लॉस होगा तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट हुआ तो मैं कर ही लूँगा कुछ ना कुछ, लेकिन लॉस हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो ये सबसे ज़रूरी है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि केदारनाथ आने वाले किसी भी भक्त के अंदर ये है। अब बहुत लोग बुरा मान सकते हैं इस चीज़ से, लेकिन मैं, अगर कोई लोग मेरे साथ बैठे होंगे जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो उन्हें शायद ये पता होगा कि मैं फेस टू फेस पे बोलता हूँ। अगर कोई मुझे पूछे कि भाई वीआईपी दर्शन के लिए कुछ करो, मैं बोलता हूँ भाई मैं क्या हूँ, बिचौलिया लगता तुम्हें मैं क्यों करवाऊँ तुम्हारा है ना। मैं सीधे मुंह पर बोल देता हूँ, फिर वो बुरा मान जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो है मैं मुंह पे बोल देता हूँ। और मुझे लगता है कभी कभी मेरी ये आदत मेरे को मार खिलाएगी है ना। बहरहाल यही कहानी है केदारनाथ की। और आपको थोड़ा बिजली का भी खर्चा बता देता हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भैया कैंप में ना हीटर अच्छे से दे दो, थोड़ा बिजली का भी आपको बता देता हूँ। मेरा इस बार का जो बिजली का बिल है वो है 60-65 हज़ार समथिंग। तो ये 60-70 हज़ार कैसे बिजली का बिल है इसको भी गिना देता हूँ। मेरी कैंटीन में मैक्सिमम चीज़ें चलती थी बिजली पर चलती थी, केटल, अपना इंडक्शन। फिर कैंप में आता हूँ तो कैंप में, हर कैंप के अंदर मैं कोशिश करता था कि डेली हीटर चले, वो भी रात के टाइम पे नहीं, जब भी तुम्हें ठंड लगेगी आप हीटर खोल सकते हो। बाकी कैंप में थोड़ा दिक्कत क्या होती है कि आपको लिमिट टाइम दिया जाता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक हीटर चलाना है, फिर हम मांग लेंगे। मेरे यहाँ ऐसा नहीं था, आपको करते रहना है, आपको ठंड लगेगी आप खोल दो, बंद करो, जो भी करो, है ना। और तीसरी बात कि वहाँ पर मेरी मशीन भी थी और मशीन पर कपड़े वपड़े भी धोते थे, और बिजली मेरे यहाँ से बहुत जगह भी जाती थी, है ना। तो थोड़ा इसलिए भी बिजली का बिल आया। लेकिन अगर आप बोले कि एक यूनिट कितनी का है, तो एक यूनिट 10 रुपये का है, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा बिजली पे भी आता है ना। हाँ, दूसरी बात कि पानी गर्म करने के लिए भी मशीन का यूज होता था, जो कि पहले फर्स्ट 2 महीने में मैंने रॉड से पानी गर्म किया, है ना। उसके बाद ये कोयले वाली मशीन आई तो उस पर भी ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि कोयला भी वहाँ आते आता बहुत महंगा हो जाता है ना। तो चाहे आप बिजली का यूज करो चाहे आप कोयले का यूज करो, तो खर्चा दोनों पे सेम आता है। लेकिन इन सब से बढ़कर मैंने जो केदारनाथ से कमाया है वो ये कमाया है भाई, प्यार, सम्मान, जो अभी तक भी मेरे साथ है। पैसे तो भाई खर्च हो गए, लेकिन आपका प्यार, आपका सम्मान, एक नाम, केदार का अनुराग जो नाम है वो बहुत चलता है जब यात्रा खुलती है। और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक खुशी मिलती है कि यार केदार का अनुराग, ये जब लोगों के मुंह से सुनता हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, मतलब मैं भोलेनाथ को बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि यार वो कौन सी शुभ घड़ी होगी जब मैंने ये नाम सोचा, है ना। तो केदारनाथ में मुझे पैसे चाहे कितने भी मिलते हो, चाहे मैं कभी लॉस में भी रहूँ, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि केदारनाथ ने जो मुझे दिया है शायद उस चीज़ के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत मैंने भी करी है, लेकिन वो सूक्ष्म मेहनत थी, वो 100% मेहनत नहीं थी कभी। और आप लोगों का प्यार, सपोर्ट जो मुझे मिला है वो बहुत ज़्यादा है, पैसों से तो उसको आंका नहीं जा सकता है। और आने वाले वर्षों में आपका प्यार, आपका जो भी है सपोर्ट है, वो आगे भी बढ़ता रहेगा, उम्मीद है। और आने वाले वक्त में क्या पता मैं और अच्छा काम करूं, आपके लिए और सेवाएं लाऊं।
और जब तक रोप पे ना आए 10 साल 8-10 साल, तब तक मैं अपनी सेवाएं वहाँ देता रहूँगा। जिस दिन रोप पे आ जाए उस दिन मैं शायद वहाँ ना रहूँ, क्योंकि फिर वही बात हो गई कि मैं किसी बड़े शहर में हूँ और मुझे बड़े शहर में रहने का ज़्यादा शौक़ नहीं है है ना। बाकी यही है भाई मेरी इनकम। और फिर भी मैंने इनकम नहीं बताई अपनी कि मैंने इस बार कितनी इनकम है, तो मैं यार एस्टिमेट बता सकता हूँ आपको कि लाखों में है। और कितना है मैं भी खुद श्योर नहीं हूँ, लेकिन कभी आप पर्सनली मिलोगे ज़रूर बताऊँगा बाकी थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार बनाए रखें, सम्मान बनाए रखें और देखते रहिए केदार का अनुराग। केदारनाथ आना हो तो भाई प्री बुकिंग करके ज़रूर आना, क्योंकि इस बार जो मेरी सेवाएं हैं वो पिछले बार की तुलना में, यानी कि अभी जो यात्रा चली उसकी तुलना में बहुत बढ़िया होने वाली हैं। मैं हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, हर यात्री से कुछ ना कुछ मैं सीखता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई कंप्लेन बताओ। कुछ कंप्लेन है जो मैंने नोट किया है और वो कंप्लेन इस बार आपको नहीं मिलने वाली, और इस बार ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलेगी, ज़्यादा सुविधाएं इस बार मिलेगी और फ्री सेवाएं ज़्यादा मिलेंगी। पैसे थोड़ा मैं ज़्यादा ले सकता हूँ, लेकिन बुकिंग ज़रूर करना केदार का अनुराग कैंप। तो मिलते हैं दूसरी बार की यात्रा, केदारनाथ यात्रा 2026 में। थैंक यू सो मच। जय श्री केदार, हर हर महादेव।